अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आगाज़ करते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग से। और मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो सी चीज़ पढ़नी है वो कॉन्सेप्ट इसका डिटेल में पढ़ना है, ताकि आपको अ, जब भी कोई चीज़ आ जाए तो आप आराम से डील कर जाएं। लेकिन ज़रा सा मैं फास्ट वे आउट में चलूँगा, और जहाँ पे आपको ना समझ लगे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी। थोड़ा सा फास्ट वे आउट में चलना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन करनी है, और रिवीजन भी इफ़ेक्टिव करनी है और टाइमली भी करनी है इंशाल्लाह। जितनी भी एंट्रीज हैं सारी कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं और पूरा प्रोसेस सीखते हैं इंशाल्लाह। आवाज़ क्लियर आ रही है, ये बस बता दें मुझे। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, दैट्स गुड, दैट्स फाइन। हम बच्चों रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाते हैं। एक इसका वीडियो होता है, एक इसका सीडी होता है। रॉ मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, या फिर एडवांस क्रेडिट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 1। उसके बाद आपकी पेरोल अकाउंट आ जाता है। पेरोल में आपके वेज होल्डर और बाकियों की सैलरीज आ जाती है। पेरोल अकाउंट डेबिट, पेबल क्रेडिट, कैश क्रेडिट, पेबल क्रेडिट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक अकाउंट होता है फैक्ट्री ओवरहेड का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके अंदर जो खर्चे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट, पेएबल क्रेडिट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री की और खर्चे मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो सारे के सारे जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर एक जो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन होती है, उसकी एंट्री आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। असल में होता क्या है, जो सा भी खर्चा है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उस एक्सपेंस की जगह पे फैक्ट्री की एक्सपेंस की जगह पर फैक्ट्री ओवरहेड बोल देना हमने। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट का मतलब एफओएच डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी, 4 एंट्रीज ये हो गई। उसके बाद क्या होता है, आपका प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल इशू हो जाता है। ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इस्तेमाल होता है, इसकी एंट्री हो जाती है WIP डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। ये होता है डायरेक्ट मटेरियल। इसके अलावा जो मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्शन में, क्या
ऐसा मटेरियल जो लो कॉस्ट का होता है, बहुत कम कॉस्ट का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीस है, ये मशीनी में इस्तेमाल होती है। ऑयलिंग है, मशीनी में इस्तेमाल होता है। मटेरियल तो है, मटेरियल तो फैक्ट्री में आता है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बन रही है उसका पार्ट नहीं होता है। तो इसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है ये हम लेकर जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। तो एंट्री हो जाती है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या एफओएच डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। बेसिकली इसको मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं। ये जो मैंने रॉ मटेरियल लिख दिया इसका नाम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है जनरली। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमारा एफओएच को चला जाता है। 6 नंबर एंट्री। इसी तरह से जो डायरेक्ट खर्चा है लेबर का, वो ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्ट लेबर डब्ल्यूआईपी को। एंट्री नंबर 7। पेरोल अकाउंट से डायरेक्ट लेबर हमारी डब्ल्यूआईपी में आ जाती है। और इनडायरेक्ट लेबर जो है उसकी एंट्री जो है वो आ जाती है हमारी यहां पर। इनडायरेक्ट लेबर एफओएच को चली जाती है। 8 नंबर एंट्री। पेरोल अकाउंट से इनडायरेक्ट लेबर। ये कौन सी लेबर होती है? ये वो वाली लेबर होती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। सुपरवाइजर्स हैं, जो गार्ड्स हैं, जो आपके स्टोर्स में काम करने वाले बंदे हैं, ये वो वाले बंदे हैं। पेरोल अकाउंट से इनडायरेक्ट लेबर, ये शिफ्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 3 किस्म के खर्चे आ जाते हैं: इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, और इनडायरेक्ट लेबर। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज बेसिकली इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री ओवरहेड में से एस्टिमेटेड बेसिस पर खर्चे इधर जाते हैं। एस्टिमेटेड बेसिस पर ये हमारे खर्चे एक्चुअल हैं, और एस्टिमेटेड बेसिस पे खर्चे जाते हैं डब्ल्यूआईपी में, प्रोडक्शन में। तो तब एंट्री हो जाती है डब्ल्यूआईपी डेबिट और एफओएच क्रेडिट। इनको फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड भी बोला जाता है। किसी सूटेबल बेसिस के ऊपर, यूनिट्स की बेसिस पे ऊपर, आरसी बेसिस के ऊपर इनको शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हो गई हमारी 9 नंबर एंट्री, डब्ल्यूआईपी डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट एफओएच एब्जॉर्ब्ड। अब जो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट के अंदर हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं: मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों की मदद से बनता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इन सब को बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री लेजर्स। यहां से चीज बनती है और ट्रांसफर होती है फिनिश गुड के अकाउंट। वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है फिनिश गुड के अकाउंट में। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिनिश गुड डेबिट, डब्ल्यूआईपी क्रेडिट। ये जो वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की होती है। यहां पर भी एक बीडी होता है, यहां पर भी एक सीडी होता है। फिनिश गुड में जब आप पहुंच जाते हैं तो बीडी, सीडी, और यहां पर चीजें बिक जाती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड का ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई, क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारी हो गई 10 नंबर एंट्री।
कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपने चीजें बेच दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट, ये होगी आपकी 11 नंबर एंट्री। यहां से चीजें इधर पहुंच। अब सिलसिला ये है कि हमारे पास दो मजीद एंट्रीज हैं, अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे एक्चुअल खर्चे 1000 हैं और एब्जॉर्ब हमने करवाया है 800। अब ये 800 रुपया जनरली यहां से शिफ्ट होगा, यहां पर जाएगा, यहां से शिफ्ट होगा, ये यहां पर पहुंचेगा, ये शिफ्ट होगा यहां पर पहुंचेगा, यहां से यहां पर पहुंचेगा, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्चुअल में 800 रुपया आ जाएगा। पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट से होते हुए कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन जाएगा। अब एक्चुअल में खर्चे हुए हमारे 1000, लेकिन हमने ट्रांसफर किए कितने, 800। ये हो गया इम्बैलेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स में खर्चा कम गया, दिस इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्ब। तो आप क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं एफओएच, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट, ये हो गई आपकी अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री 12 नंबर। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इस तरीके से आपका खर्चा क्या हो गया, 1000 मुकम्मल हो गया। ऑन अदर हैंड इसके बरक्स भी हो सकता है। हम एज्यूम करते हैं एक्चुअल खर्चे 1000, लेकिन जो एब्जॉर्ब खर्चे करवाए हैं ये करवाए हैं 1100। इसका मतलब ये खर्चा यहां से ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ, और यहां पर खर्चा फिनिश गुड का पार्ट जो बनकर आया वो 1100 का आया है, जबकि एक्चुअल खर्चा 1000 है। तो हम क्या करते हैं, हम 100 रुपया यहां से निकाल देते हैं और एफओएच के साथ ही एंट्री पास करते हैं। ये हो गया ओवर एब्जॉर्ब का की एंट्री 13 नंबर। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट और एफओएच डेबिट, यहां पर भी ये वाली दो एंट्रीज लिखी जाएंगी। यहां पर एंट्री लिखी जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट, ये आपकी अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री आ गई। अंडर एब्जॉर्ब को मैंने नंबर 11 नंबर दिया और ओवर एब्जॉर्ब को 12 नंबर। यहां पर 100 रुपए की आई थी मजीद एंट्री, और एफ कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ ही आएगी, लेकिन ये होगी ओवर एब्जॉर्ब की 12 नंबर। तो ये हमारी पूरा साइंस है, तमाम एंट्रीज हैं जो कि हमने पेपर के अंदर किसी न किसी सूरत में जिनसे हमें पाला पढ़ना है, पूरा चार्ट के जरिए। और इसी से ही क्या बनेगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में इन्हीं चीज़ों का मजमुआ होगा। दरमियान में अगर कोई हम WIP खरीदते हैं तो बस उसकी एंट्री आ जाएगी WIP डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर हम फिनिश गुड को खरीदते हैं तो फिनिश गुड डेबिट और कैश क्रेडिट, ये वाली एंट्रीज पॉसिबल हैं कि हम अगर कर लें तो। ये आ गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड पैकिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड वगैरह। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन आ जाता है। ये जो हमारा डेबिट साइड के ऊपर एंट्री आती है, डेबिट साइड पर जो मटेरियल की एंट्री आती है, BD, कैश मटेरियल डेबिट, कैश क्रेडिट, मटेरियल डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड कैश क्रेडिट। तो मटेरियल की ये जो एंट्रीज हैं, ये डेबिट साइड जो है ये कहलाती है अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, या किसी भी चीज का अवेलेबल होना। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन,
क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आपकी क्या कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड मुख्तलिफ किस्म के खर्चे, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ और फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स के खर्चे, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो WIP का अकाउंट है उसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है और फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड हर किस्म का, वेरिएबल हो फिक्स्ड हो, सारे खर्चे आ जाए। इन तीन को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल जाते हैं। इसके अंदर एक BD और CD, BD को ऐड करेंगे और CD को लेस करेंगे, ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे, और अगर कोई आपने परचेज भी कर लिया हुआ है तो वो भी। तो डेबिट साइड पर जो सी चीज आएगी उसको बोलेंगे ओपनिंग ऐड करके अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर, और क्लोजिंग लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। फिनिश गुड का अकाउंट ये वाला आ गया, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड हुई, कोई और खरीदा तो वो लिखा गया, क्लोजिंग लेस करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगी, और उसका आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बना देना, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, GP, एडमिन सेलिंग लेस करके नेट प्रॉफिट। ये हमारी समरीज आ गई जो जनरल एंट्रीज हमने पढ़ी। मटेरियल डेबिट, पेबल क्रेडिट, पेमेंट ऑफ सैलरी 2 नंबर एंट्री, पेरोल एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट या पेरोल एक्रूवल क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड 3 नंबर एंट्री, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह इसकी डिस्कशन नहीं आई क्योंकि मैंने पूरा चार्ट जो बनाया वो मैन्युफैक्चरिंग का बनाया। डेप्रिसिएशन विद इन ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन वो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट मैंने इतने हिस्से की एंट्री आपके साथ पहले डिस्कस की। रिक्लासिफाई एक्सपेंसेस, यहां से जब ट्रांसफर करते हैं खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चों को ट्रांसफर किया, WIP को ट्रांसफर किया, तो ये वो वाले खर्चे आ जाते हैं। पेरोल एक्सपेंसेस क्रेडिट और प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, तो ये इनडायरेक्ट आपके एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर आपकी आ गई जो ट्रांसफर की। और ऑब्वियसली हेड ऑफिस के भी बंदे होते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा खर्चा। इनडायरेक्ट मटेरियल FOH डेबिट और इन्वेंट्री या मटेरियल क्रेडिट। जनरल टू रिकॉग्नाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आप जो रिसोर्सेज यूज करते हैं वो एक रॉ मटेरियल डायरेक्ट होता है, इन्वेंट्री WIP डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। दूसरे डायरेक्ट लेबर ट्रांसफर होता है, WIP डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट, और तीसरा FOH एडअप होता है, WIP डेबिट और FOH क्रेडिट। कंप्लीशन और प्रोडक्शन फिनिश गुड डेबिट, WIP क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखना कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। जो FOH एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो किसी ना किसी बेसिस पर होते हैं और उसको बोलते हैं प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये वर्कआउट होता है बजटेड FOH डेबिट डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, जो आप कोई लेवल अचीव कर सकते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पर, ये वो होती है। इसकी बेसिस के ऊपर एक रेट बनाया जाता है, उस रेट को यूज करते हुए हम जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है वो एक्चुअल FOH जितनी प्रोडक्शन होती है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब और एक्चुअल का डिफरेंस लेते हैं तो या तो अंडर आता है या ओवर आता है। तो अगर आ जाए अंडर एब्जॉर्ब तो इसका मतलब है खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स में कम ट्रांसफर हुआ है, मजीद ट्रांसफर कर दो। ओवर एब्जॉर्प्शन आ जाए तो खर्चा, इसका मतलब क्या है,
ज्यादा हो गया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ज्यादा पहुंच गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दो और एफओएच को डेबिट कर दो, आपका खर्चा वहीं पर आ जाएगा वापस। ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं स्टडी टैक्स से रिलेटेड। लेजर बैलेंस लाइक इन्वेंट्री ना हो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट मस्ट शो वैल्यूज एंड क्वांटिटीज इफ अवेलेबल डाटा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर चलेंगे फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये हमें स्टडी टेस्ट ने गाइडेंस दी है। अब हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और एक है इंटरलॉकिंग सिस्टम। हमारा पूरा चैप्टर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के तहत बना हुआ है। प्राइमरी पर्पस क्या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का? अब कुछ एमसीक्यूज और साथ के साथ बाकी का कॉन्सेप्ट। ये जो हमारी थ्योरी होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसी में से ही बेसिकली पेपर बन जाता है और एमसीक्यूज बने होते हैं। ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर यूजुअली मोर कॉम्प्लेक्स। यस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आप सादा ट्रेडिंग बिजनेस से। फैक्ट्री लेजर क्या होते हैं? फैक्ट्री लेजर ग्रुप ऑफ अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। और इसमें क्या क्या कुछ आता है? फैक्ट्री लेजर वो तीन लेजर हैं जो कि हमारे डब्ल्यूआईपी के अकाउंट में आने हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। जो हमने टी अकाउंट सीखा डब्ल्यूआईपी का, उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आती है और फैक्ट्री ओवरहेड आता है। तो ये तीनों को इकट्ठा कर ले तो ये फैक्ट्री लेजर्स कहलाते हैं। फैक्ट्री लेजर्स। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है जी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाने में अहम किरदार अदा करता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक, मटेरियल कंज्यूम, फिर लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बन जाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और इसी को ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। Which of the following costs are not included in manufacturing account? डायरेक्ट मटेरियल ये आता है, डायरेक्ट लेबर वो भी आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं आते जी, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी आती है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फैक्ट्री लेजर? फैक्ट्री लेजर का मेन पर्पस क्या है? मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। ये यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना इसका मेन मकसद होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स का। बिजनेस एक्टिविटीज तीन किस्म की हो सकती हैं, बिजनेस, सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर टाइप्स ऑफ बिजनेस बाय एक्टिविटी। यस, ये बाय एक्टिविटी है। सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पार्टनरशिप एंड कंपनीज आर टाइप ऑफ बिजनेस बाय एक्टिविटी, तो ये गलत है। सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग बाय एक्टिविटी के हिसाब से। Which type of business primarily deals with intangibles, products and services? किस किस्म का बिजनेस है जो कि डील करता है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स
एंड सर्विसेज, जो नजर नहीं आती उस चीज। ट्रेडिंग बिजनेस नहीं नहीं नहीं, ट्रेडिंग बिजनेस तो चीजें गुड्स नजर आती हैं, छू सकते हैं सब कुछ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जी उनमें भी छू सकते हैं। सर्विसेज बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप छू नहीं सकते, तो उसको बोलेंगे आप एक हिसाब से इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। In a manufacturing business, what is transformed when raw material, labor and overheads costs are combined into the production process? ये किस में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं? ये फिनिश गुड में अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होती है, या फिर अगर इसके अंदर बात करें इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, मटेरियल, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, तो प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट्स, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब मुकम्मल तौर पर इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, कोई भी यूनिट कॉस्ट यूनिट उसको बोलते हैं जिसके बारे में आपको जांचना हो कि इसकी कॉस्ट कितनी है। इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, मुकम्मल तौर पर जिस चीज का पता चल रहा है कि ये इससे रिलेट करती है, वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट। ऑल मटेरियल दैट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट यूनिट, ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। डायरेक्ट लेबर क्या चीज है? दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। इन फुल की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। अब इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है? रॉयल्टी आ सकती है जो कि हम प्रोडक्ट डिजाइनर को दे रहे हैं। इसके अलावा हायरिंग कॉस्ट ऑफ मशीन्स आ सकती हैं, तो ये एग्जांपल्स हमें पता होनी चाहिए। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बराबर होती है। विच कॉस्ट इज सिनोनिमस विद द प्राइम कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग? टोटल कॉस्ट नहीं, कन्वर्जन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो है सिनोनिमस में यूज होती है क्योंकि प्राइम कॉस्ट में क्या चीज आती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट कॉस्ट एक सिनोनिमस के तौर पर यूज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम कॉस्ट इक्वेशन इन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट? प्राइम कॉस्ट की इक्वेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकती है? प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी में है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर नहीं जी। डी में इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं जनाब, तो बी ही करेक्ट है। If a cost can be traced in full to a cost unit, it is considered as direct, fixed, overhead cost, indirect cost. तो direct cost वो consider हो रही है जी। What is considered direct labor in manufacturing? Direct labor कौन सी है? Salary of supervisor। सुपरवाइजर तो ऐसा बंदा है जो कि क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर रखता है, तो ये तो हो गई इनडायरेक्ट लेबर। लेबर कॉस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये भी इनडायरेक्ट लेबर हो गई क्या नहीं? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वैसे ही आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। लेबर टाइम दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड इनडायरेक्टली टू अ कॉस्ट यूनिट, यस सी इज द राइट, कुड बी राइट आंसर। व्हाट इज कंसिडर्ड डायरेक्ट लेबर? ओहो हो, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर नहीं कहा, सी आंसर नहीं हो सकता। उसने क्या कहा है? डायरेक्ट लेबर, तो ये तो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्टली, तो ये नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं आएगा। लेबर कॉस्ट फॉर मशीन ऑपरेटर, यस मशीन ऑपरेटर वाला ये वाला बंदा सही है, डी इज करेक्ट। एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली, तो गौर से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सी चीजें ठीक है? ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर टाइप ऑफ बिजनेस बाय एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, नहीं ये तो गलत है, तो ओनली वन इज करेक्ट।
Which of the following statements are correct? Service business, trading business are types of business by activity. Prime cost is the sum of all direct expenses. बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, तो दोनों ठीक हुआ, both are correct. Indirect cost, indirect material, indirect labor, indirect expenses आ जाएंगे इसमें. इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या हो सकता है? आपकी क्लीनिंग मटेरियल हो सकता है, छोटा मोटा सा खर्चा, ये कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड इन फुल होता है. इनडायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, सुपरवाइजर भी डायरेक्टली चीज बना नहीं रहा होता, तो लिहाजा जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, हालांकि वो वहीं पर मौजूद होता है जहां पे प्रोडक्शन हो रही होती है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू अ कॉस्ट यूनिट. ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी कॉस्ट यूनिट से डायरेक्टली लिंक नहीं किए जा सकते, जैसे इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, बाकी के खर्चे. Indirect material are typically used by production workers, finished good warehouse workers, maintenance engineer, administrative staff. Maintenance engineer could be, they can use indirect material more often than the production workers or finished good warehouse worker. बाकी भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेंटेनेंस इंजीनियर के चांसेस हैं. Which of the following is an example of indirect expenses in manufacturing expenses? Cost of direct labor is a direct expense हुआ. Rent of the factory, yes ये तो है. Cost of direct material नहीं. Cost of finished good नहीं. Not the indirect cost. Rent of the office indirect cost है. direct labor ऐसी है जो कि indirect cost नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इनडायरेक्ट है. क्लीनिंग सप्लाईज फॉर प्रोडक्शन एरिया, ये भी क्या है? इनडायरेक्ट है. प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनडायरेक्ट लेबर एम्प्लॉय का? दे वर्क डायरेक्टली ऑन प्रोडक्शन आइटम्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर supervision of production. प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, दे डू नॉट वर्क डायरेक्टली ऑन द आइटम्स. कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा है, वैसे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट तो ये भी बन रही है. दे आर द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. फैक्ट्री लेजर्स, जी बच्चों यहां तक कोई क्वेश्चन आपका? ओके, लेट्स मूव ऑन. हमारे पास दो काउंटिंग सिस्टम्स हैं, एक इंटीग्रेटेड और एक इंटरलॉकिंग. दो किस्म के सिस्टम्स से पाला पड़ेगा, लेकिन जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, जो जर्नलिटीज हैं, वो सिर्फ इंटीग्रेटेड की हैं. होता क्या है जी, इसके अंदर एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, जबकि इंटरलॉकिंग के अंदर फैक्ट्री के लिए अलहदा है और मेन ऑफिस, हेड ऑफिस के लिए अलहदा रिकॉर्ड्स है. तो कॉस्ट अकाउंट्स जो हैं वो फैक्ट्री में मेंटेन होते हैं, बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम वो होती है हमारे हेड ऑफिस में, मेन ऑफिस में.
जबकि इंटीग्रेटेड में दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, तो वहां पे फाइनेंशियल और कॉस्ट काउंटिंग दोनों इकट्ठे एक जगह पर बन रहे होते हैं। In which type of the cost counting system are all financial and cost data consolidated? Consolidated means इकट्ठा किया जाता है in a single set of books, तो integrated accounts के अंदर किया जाता है। इंटीग्रेटेड, इंटरलॉकिंग, डिसजॉइंटेड अकाउंट्स, हाइब्रिड अकाउंट, डिसजॉइंटेड अकाउंट्स ये स्टैंडर्ड टर्म है ही नहीं। लैकिंग अ कनेक्शन होता है जिसका मतलब वैसे। और हाइब्रिड अकाउंट्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम या मेथड्स को बोलते हैं। What type of production process might involve the transfer of cost among a chain of work in process account in cost counting? Production process might involve the transfer of cost along with chain of work in process counts in a cost system. ये सिंपल सिस्टम लग रहा है, सिंपल वन स्टेप सिस्टम नहीं, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप सिस्टम, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन, इसको ना भी करें तो खैर है, ये ऊपर वाले से एज सच रिलेट नहीं कर रहा। What is the key features of an integrated cost counting system? Separate set of accounting records for financial and नहीं, सिंगल सेट होता है, बी। ये वो प्रोसेस है जो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा। डायरेक्ट मटेरियल खर्चा होता है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा होता है, फिर ये तीनों WIP में पहुंच जाते हैं, WIP से फिनिश गुड से अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच जाते हैं। कैश और पेबल्स के लेजर बनते हैं, रिसीवेबल, लेटर, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट की एंट्रीज होती हैं, और सेल भी प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच जाती है, और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के खर्चे भी अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंच जाते हैं। Which of the following statement is correct? A system where all information, both financial and costing, is kept in a single set of books is called interlocking. नहीं जी, single set, single set. Interlocking में तो दो होते हैं। Cost that can be traced in full to a cost unit is called indirect cost. तो दोनों ही गलत हैं ये तो। None is correct. Which of the following statement is correct? A system in which cost counts are maintained in a cost ledger and the other accounts are maintained in the general ledger. A system in which cost accounts are maintained in a cost ledger and the other accounts are maintained in the general ledger is called interlocking accounting system. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो सिस्टम चलते हैं, एक फाइनेंशियल और एक अकाउंटिंग, तो इसके अंदर बात कॉस्ट लेजर को अलग किया गया और दूसरे जनरल लेजर्स को अलग किया गया। A system where all information, both financial costing, is kept in a single set of books is called integrated accounting system. ये भी ठीक है, तो दो both are correct. Counting entries. Supervisor of production process salary is reclassified by which of the following entry? तो इनडायरेक्ट खर्चा है, आपने FOH को भेजना है, FOH डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट और कैश अक्रूवल नहीं, प्रोडक्शन ओवर डेबिट पेरोल, ये सी सही है। What entry should be made in the cost counting system for completion of production? तो फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट की एंट्री होती है। फिनिश गुड डेबिट, ये आ गई बी, फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट। What entry should be made in cost counting system on sale of finished goods?
तो कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम में सिर्फ कॉस्ट की एंट्री होगी, जबकि वैसे इन्वेंट्री के हिसाब से देखें तो दो एंट्रीज हो जाएंगी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री फिनिश गुड की क्रेडिट, ये वाली एंट्री होती है हमारी कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम। व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड फॉर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स? तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड के अंदर जब ज्यादा एब्जॉर्ब्ड हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी? एब्जॉर्ब ज्यादा हो गया मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ज्यादा खर्चा चला गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, कम कर दो, और एफओएच को क्या कर दो? डेबिट कर दो। एफओएच डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। आंसर डी इज करेक्ट। व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर इज एब्जॉर्ब्ड? तो एब्जॉर्ब्ड होती है तो एंट्री होती है एफओएच को क्रेडिट कर देते हैं और डब्ल्यूआईपी को डेबिट कर देते हैं। तो डब्ल्यूआईपी डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, बी ऑप्शन। A manufacturing business has purchased material costing 2 lakh charge on credit during the month of March. At the end of March, there were inventories of raw material of 26,000. During the month, 76 of direct material and 30,000 of indirect material were issued for production. What is correct accounting entry to record issue of direct material? अब issue of direct material की कहानी कह रहा है, issue of direct material। तो ये सीधा सीधा सा बताया कि इतने का इशू हुआ है, 176 का, कैलकुलेशन भी नहीं करनी, इशूड बोला हुआ है। तो 176, बस आपको एंट्री आनी चाहिए कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। इशू ऑफ मटेरियल, इशू होगा तो मटेरियल क्रेडिट और डब्ल्यूआईपी डेबिट होगा डायरेक्ट मटेरियल। इन्वेंट्री मटेरियल डेबिट, मटेरियल डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट और रॉ मटेरियल या मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। A manufacturing business started its operation on 1st September 20 by acquiring a factory on the same day. The cost of factory is 82 million on this date. It has useful life of 20 years and residual value of 10 million. The 2/3 of the factory area is used for production and remaining is used for the office and showroom. What is the correct accounting entry for the year ended 30 June 21 in integrated accounting system 30 June 21 पर? WIP 2.4, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1.2, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन। अच्छा, डेप्रीसिएशन की एंट्री है। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री 82 मिलियन की है, लाइफ 20 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 10 है। 2/3 ऑफ द फैक्ट्री एरिया इज यूज फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 82 मिलियन माइनस 10, 72 डिवाइड बाय 20, 3.6 आ जाएगा। अगली कहानी, हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून है। तो डिफाइन योर ईयर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करें, अपना ईयर डिफाइन करें। 30 जून 21 की कहानी है और हमने लिया है 1 सितंबर 20 पर, 1 सितंबर 20। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये टोटल 10 महीने बने जी। तो 10 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज होगी जो कि 3 मिलियन के बराबर होगी। अच्छा जी, 3 मिलियन में 2/3 फैक्ट्री एरिया इज यूज फॉर प्रोडक्शन।
3 मिलियन इंटू 2/3, इसका मतलब है 2 मिलियन प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन की डेप्रीसिएशन हो तो एफ को डेबिट होती है, एफ डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। बाकी का मेन ऑफिस के जरिए होता है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो दो हिस्सों में इसको इकट्ठा कर सकते हैं। एफ 2 मिलियन होगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 मिलियन हो जाएगा, 2 मिलियन। तो ऑप्शन सी के अंदर 2 मिलियन नजर आ रहा है। WIP 2, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन, तो ये वाली सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन भी आ रही है कंबाइंड विद दी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एंट्री जिसको आती है वो कर सकता है, जिसको एंट्री नहीं आती है उसने कहाँ से ये वाली चीज करनी है। जिसको यही नहीं पता कि एक्यूमुलेटेड एडिशन की एंट्री क्या होनी है, उसको वो तो नहीं कर सकता। तो दो हिस्सों में बेशक करें, लेकिन करनी तो है। होप सो यू गॉट द पॉइंट। In the month, direct production workers for 740 hours, including 110 घंटे of general overtime। एक महीना है, डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर जो हैं उन्होंने 740 घंटे काम किया है, इंक्लूडिंग 110 घंटे ऑफ जनरल ओवरटाइम। द इनडायरेक्ट वर्कर वर्कड फॉर 200 घंटे। डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर ने 740 घंटे काम किया, 110 ओवरटाइम लगाया। इनडायरेक्ट वर्कर ने 200 घंटे काम किया है, 40 घंटे जनरल ओवरटाइम लगाया है। The direct production workers have basis rate of 840 per घंटा and indirect have basic rate 600। All overtime is paid at time plus 1/3। ये time plus 1/3 का मतलब है time and a half पे लिखा जाता है। मीन्स 1 टाइम तो आपकी सैलरी होती है, इसमें अगर 1/3 ऐड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा ओवर टाइम प्रीमियम। अब ओवर टाइम लगाया, चाहे आज काम करें या कल काम करवाएं, बेसिक रेट तो देना ही है। तो 1 टाइम वाला जो है हिस्सा, जो बेसिक है वो बेसिक है। मसलन एक बंदा है, उसने 8 घंटे काम किया एट द रेट ऑफ 200 रुपया पर घंटा। इसने 2 घंटे इजाफी लगाए या 3 घंटे इजाफी लगाए। अब इसके ऊपर लिखा हुआ था टाइम एंड हाफ। तो इसने जो 200 रुपया बेसिक रेट है एक वो किया काम, और 3 घंटे का उसने एट द रेट ऑफ 100 ये प्रीमियम लिया है। अब सिचुएशन ये है, जो डायरेक्ट लेबर है इसका जो खर्चा होता है बेसिक, ओवर टाइम के अंदर भी बेसिक हिस्सा आता है। जो बेसिक हिस्सा होता है ओवर टाइम का, डायरेक्ट लेबर ओवर टाइम, उसका एक बेसिक हिस्सा और एक ओवर टाइम का प्रीमियम। ये जो बेसिक हिस्सा होता है ये कंसिडर किया जाता है कि ये डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट लेबर ही है। और जो ओवर टाइम प्रीमियम होता है इसे इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर किया जाता है। और इनडायरेक्ट लेबर जब हम कंसिडर करते हैं तो ये जाता है FOH में।
व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू दी प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड को कौन कौन सा खर्चा जाएगा? तो फिर एक जाएगा ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर तो मुकम्मल की मुकम्मल जाएगी, चाहे वो बेसिक है चाहे वो ओवर टाइम प्रीमियम पे है। अब इसकी हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। 740 घंटों में 110 घंटे ओवर टाइम के शामिल हैं, तो 740 और 110, हमें तो 110 डायरेक्ट लेबर के सिर्फ 110 चाहिए, क्वेश्चन इनडायरेक्ट लेबर का। तो 110 घंटे जो हैं वो इसने काम किया है, और इसका सिर्फ बेसिक रेट नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट लेबर में प्रीमियम जाना है, ओवर प्रीमियम। तो 740 जो बेसिक इसका बेसिक रेट है 840 है, 840 का 1/3 प्रीमियम होगा, ये प्रीमियम। इसका ओरिजिनल बेसिक है वो 840 ही। तो जो प्रीमियम है सिर्फ वो लेना है हमने। यहां पर देखेंगे तो 110 उसका बेसिक रेट, जरा 840 आ जाए, तो ये उसका क्या आ गया, बेसिक रेट, जो कि हमें नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट लेबर नहीं कंसिडर होना। और इनडायरेक्ट लेबर ने जो टोटल काम किया है वो किया है 200 घंटे। तो 200 घंटे में 40 घंटे जो हैं, 160 और 40, इसका बेसिक और प्रीमियम ये दोनों जाने हैं, और 160 तो होगा ही बेसिक। तो 160 का बेसिक रेट जो है वो है 600 रुपया पर घंटा, बेसिक है 600 रुपया, और प्रीमियम है 1/3, 600 का 1/3 यानी 200। तो अब वर्किंग करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 160 ज़रब 600, 16×96, 96,000, 600 × 40, 24,000, ये 200 बन जाएगा, ज़रब 40, 8,000, और 110 ज़रब 840 का 1/3, ये बन जाएगा 280। 280 को 110 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा ये 30,800। और फिर हम ले लेंगे इसका टोटल, जो कि बनेगा 1,58,800। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि इनडायरेक्ट में कौन कौन सा चीज आनी है। इनडायरेक्ट का सारा खर्चा, चाहे वो बेसिक हो चाहे प्रीमियम हो, वो सारे का सारा जाना है। और जो डायरेक्ट वर्कर हैं उनका ओवर टाइम प्रीमियम लेना है, ओवर एंड अबव नॉर्मल रेट, वो इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होती है, उसका खर्चा भी आप कहां पर लेकर जाएंगे, एफओएच के अंदर लेकर जाएंगे, और एंट्री हो जाएगी इसी चीज की। एंट्री के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एंट्री हो जाएगी इसकी एफओएच डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट 1,58,800 से। A very good question, and I believe this should be repeated in the exam. इस तरीके के क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछे जा सकते हैं।
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, अ बिजनेस हैज एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 425 पर मशीन आवर। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहां से आ जाता है? ये आ जाता है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। नॉर्मली बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ओवर बजटेड, अब कहा गया बेस्ड ऑन मशीन आर है, तो बस बेस्ड ऑन मशीन आर इस तरीके से कैलकुलेट होकर आए हैं। और एक 425 रुपए का रेट कैलकुलेट हो गया 1 घंटे का, बेस्ड ऑन बजटेड एक्टिविटी ऑफ 12,400 घंटे। तो 12,400 घंटे ऐसे आए होंगे। इन द पीरियड कवर्ड बाय द बजट, एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड वर 2% मोर देन द बजटेड आवर्स। जो एक्चुअल घंटे हैं 2% ज्यादा हैं। एंड द एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज दिस, व्हाट वाज द टोटल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड फॉर द पीरियड। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब एक्चुअल क्वांटिटी में आएगा आपके एक्चुअल आर। तो आप क्या कर रहे होंगे, आप कैलकुलेट कर रहे होंगे एक्चुअल घंटे हैं कितने। एक्चुअल मशीन आर। अब उसने कहा ये आपके ज्यादा हैं, 2% ज्यादा मीन्स इसको मैं 1.02 से मल्टीप्लाई कर दूं और मेरे पास एक्चुअल आर आ जाएंगे 12,400 इंटू 1.02। ये मेरे 12,648 घंटे आ जाएंगे। इन घंटों को 12,648 घंटों को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारा 425 पर मशीन आर दिया गया है, जो कि ओवरहेड बजटेड एफओएच डिवाइड बाय बजटेड मशीन आर करते हैं। बजटेड मशीन आर हमें 12,400 दिए गए हैं और साथ हमें कहा गया कि जी एक्चुअल मशीन आर जो हैं ये 2% ज्यादा है हमारे बजटेड से। तो बजटेड से ज्यादा हमने बना लिए मशीन आर 12,648। अब इसके बाद आएगा एब्जॉर्ब्ड का फार्मूला। एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एक्चुअल आर इंटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। एक्चुअल आर 12,648 है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 425 से। तो ये हमारे पास क्या आ गए, एब्जॉर्ब्ड आ गए। और एब्जॉर्ब निकल कर आ गए 5,375,400। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि बताओ बच्चों टोटल एब्जॉर्ब क्या होंगे। इससे अगला क्वेश्चन, टोटल ओवर या अंडर एब्जॉर्ब क्या होंगे। सारा काम हो गया, यही वाला क्वेश्चन, अंडर और ओवर क्या होंगे। ये एब्जॉर्ब्ड है 5,375 और एक्चुअल है 5,638,900। तो 5,638 काफी ज्यादा है, एक्चुअल ज्यादा है, एब्जॉर्ब कम है, तो अंडर एब्जॉर्ब हुआ। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब का डिफरेंस लिया तो 2,63,500 आया। तो देखना होता है एक्चुअल ज्यादा है या एब्जॉर्ब ज्यादा है। एब्जॉर्ब के हिसाब से सोचा करें कि एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहे हैं एक्चुअल से या कम हो रहे हैं। ज्यादा हो रहे हैं तो ओवर एब्जॉर्ब, कम हो रहे हैं तो अंडर एब्जॉर्ब। इससे अगली कहानी क्या होगी कि यही वाला क्वेश्चन दिया जाए और आपको कहा जाए जनाब एंट्री क्या होगी, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आनी चाहिए। ओवर एब्जॉर्ब
और अंडर एब्जॉर्ब हुआ मींस खर्चा कम हुआ है, खर्चा कम हुआ है तो मजीद एंट्री पास करो और कॉस्ट ऑफ सेल्स को मजीद बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट, ये हो गई आपकी अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री। और अगर इसके उलट होता तो फिर जनरल एंट्री होनी थी, अगर खर्चा ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कर दो और एफओएच को डेबिट कर दो, ये होगी आपकी ओवर एब्जॉर्ब की जनरल एंट्री। तो ये दोनों चीजें भी इससे अगले स्टेप के ऊपर आ सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्ब ज्यादा होंगे इस किस केस में, ओवर एब्जॉर्ब कब होगा, जब एक्चुअल खर्चा कम हो, एब्जॉर्ब ज्यादा हो। एब्जॉर्ब्ड, बजटेड की तो कहानी नहीं है, एब्जॉर्ब ज्यादा हो एक्चुअल से, एब्जॉर्ब ज्यादा एक्चुअल से। अब आपने जो सवाल करने होते हैं वो इस तरीके से करने होते हैं कि आप पेज रख लें और आंसर के ऊपर रखें पेज और खुद सोचें, खुद करें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे आते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एक्चुअल आज इंटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बजटेड प्रोडक्शन नहीं, बजटेड प्रोडक्शन नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू प्री डिटरमिन रेट, ये हो जाएगा। नॉर्मल कैपेसिटी की बेसिस के ऊपर सिर्फ सिर्फ प्री डिटरमिन रेट कैलकुलेट होता है। What entry should be recorded when overheads are absorbed in production? जब एब्जॉर्ब करने हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, हम शिफ्टिंग करते हैं WIP से FOH से WIP में, तो WIP डेबिट हो जाएगा और FOH क्रेडिट हो जाएगा जब हमने एब्जॉर्ब करने हैं प्रोडक्शंस ओवरहेड्स। तो इन्वेंट्री WIP डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, बी एंट्री इज करेक्ट। What entry should be recorded for under absorbed at the end of the period? Under absorbed की एंट्री, खर्चा कम हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को मजीद बढ़ा दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। सवाल आया जी इस चैप्टर से कितने परसेंट आता है, बेटा जी मैं तो सिर्फ सिर्फ एक चीज दिखा सकता हूं आपको, वो है सिलेबस, और सिलेबस दिखा के आपको बता देता हूं कि जनाब कितने परसेंट आ सकता है। ये PRC का सिलेबस मैं पहले भी मेरा ख्याल है दिखा चुका हूँ, फिर से देख ले। ये सिलेबस PRC लिखा हुआ ऐड हुआ हुआ। कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स आने के चांसेस हो सकते हैं इन PRC 4, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं 2 मिनट की।
जी, PRC 4 के अंदर जो पेपर बनने के चांसेस हो सकते हैं एज पर सिलेबस, वो आपके पास 3 ग्रेड हैं, 1, 2, 3। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इस ग्रेड के मार्क्स हैं 25 से 35। इसका मतलब है 20 मार्क्स का तो आपका हो गया फाइनल अकाउंट, और बाकी कम से कम 5 और मैक्सिमम 15 मार्क्स ये किस में से पूछे जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में से। कम अज कम 5 और मैक्सिमम 15, क्योंकि 20 मार्क्स तो फाइनल काउंट के हो गए। तो ऑन एवरेज लगाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में से कितने आ गए? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स हो गए इस चीज के ऑन एवरेज। 5 और 15 की एवरेज 10 मार्क्स। दूसरी चीज है डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंट्रीज। इसमें से कितने मार्क्स हैं? 15 से 25, कम से कम 15 इन दो चैप्टर में से, मैक्सिमम 25। तो ऑन एवरेज अगर लगाया जाए तो 10-10 मार्क्स इन्वेंट्री और डेप्रीसिएशन में से। तीसरा ग्रेड बुक कीपिंग का। अब आपके मार्क्स हो चुके हैं ऑन एवरेज लगा के 30 और 20, 50। तो फिर बाकी के 50 कहां से आएंगे? आपके यहां से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एक्रूवल वाला भी, फिर BRS भी, ट्रायल बैलेंस भी बनाना, बैड एंड डाउटफुल डेट का चैप्टर भी। तो ये सारे चैप्टर्स, 4-5 चैप्टर्स मिला के 50 मार्क्स दे रहे होंगे। इसीलिए जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उनमें से थेरी बहुत ज्यादा नजर आती है, और फिर पेपर के अंदर इन्वेंट्री में से भी थेरी शायद किसी हद तक नजर आती है, और मैन्युफैक्चरिंग में से भी नजर आती है। मैन्युफैक्चरिंग की जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट एक प्रोसेस कर लें जो मैंने सिखाया। इस प्रोसेस के अंदर जस्ट टी अकाउंट्स पढ़ लें तो जनरल एंट्रीज हो जाती हैं। और सिलेबस आपका आराम से कवरेज होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में से 10 मार्क्स, इन्वेंट्री में से 10 मार्क्स, डेप्रीसिएशन में से 10 मार्क्स तकरीबन, फाइनल अकाउंट में से 20 मार्क्स, और बाकी जो 4-5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इनमें से थेरी काफ़ी ज़्यादा पूछ लेता है। और फिर बैड एंड डाउटफुल डेट, BRS और एक्रूअल प्री पेमेंट्स, इस इन सारे चैप्टर्स के इकट्ठे 50 मार्क्स डिफाइन किए गए हैं। तो रफली मोर और लेस 8 से 10 मार्क्स ईच चैप्टर से हिस्से में बनते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है सिलेबस का तो ले सकते हैं। पहले नहीं पढ़ा हुआ क्या आपने बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग में से अगर आप सिर्फ सिर्फ ये प्रोसेस कर लेते हैं, ये जो मैंने अभी करवाया, इसकी बेसिस के ऊपर एंट्रीज कर लेते हैं और चंद MCQs ही कर लेते हैं, एंट्रीज को जेन में रखते हैं, इस प्रोसीजर को जेन में रखते हैं, ये वाली एंट्रीज जेन में ले आते हैं, तो इंशाल्लाह जनरल एंट्री वाइज आपका क्वेश्चन हो जाएंगे इंशाल्लाह।
अब किस लेवल का क्वेश्चन आता है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कम से कम स्टडी टेस्ट के लेवल के तो सारे क्वेश्चन करने चाहिए। अक्सर प्राइम कॉस्ट का पूछ रहा होता है, प्राइम कॉस्ट भी यही यही की है। Farhan Limited is a manufacturer of handbag. Following figures have been provided for the month of April 19. Raw material purchase, direct labor cost, advertising expenses, selling expenses, rent of factory, depreciation, sales equipment, factory equipment, indirect labor, factory utilities, factory insurance. Only 60% of the utility expenses and 70% of insurance expense apply to factory operations. The remaining amount should be charged to selling and admin expenses. What is the amount of factory overhead for the month? Factory overheads कौन से हैं? ऊपर से जाएंगे। 60% ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहले तो यूटिलिटी पिक करेंगे। What is the utility? Raw material, direct labor, advertising, selling and rent of factory, depreciation, factory equipment, ये आ गई यूटिलिटीज। इसका 60% और 70% इंश्योरेंस, इन दोनों का। इसका 60%, इसका 70%, ये हो जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज, फैक्ट्री ओवरहेड तो नहीं है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। एडवर्टाइजमेंट फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। सेलिंग एडमिन फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। रेंट ऑफ फैक्ट्री है। डेप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट जी है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जी है। तो ये आपने टिक लगाए। एक 20 को ऐड करें, 70 को ऐड करें, 40 को ऐड करें, 20,000 का 60%, 12,000, 10,000 का 7%, 7,000, ये ऐड करें, कहानी खत्म हो जाएगी। इन टोटलिटी 2,49,000 हो जाएगा। नीलम एंड कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मटेरियल परचेज इतना, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज दिस, क्लोजिंग इन्वेंटरी दिस, ग्रॉस पेरोल फॉर द month was 2 million. The distribution of payroll was 50% direct labor, 20% indirect, 20% admin, and 10% of sales staff salaries. What is the amount of prime cost incurred for the month of January? Prime cost कहते हैं direct material plus direct labor plus direct expenses को। This is prime cost. डायरेक्ट मटेरियल परचेज नहीं लेना, कंज्यूम्ड लेना होता है। डायरेक्ट मटेरियल यूज लेता है। बेशक टी अकाउंट बना ले डायरेक्ट मटेरियल का, बीडी, सीडी, परचेज्ड, और ये आएगा यूज्ड। ये यूज्ड लेना है। मटेरियल 5 लाख परचेज किया, मैं थाउजेंड में लिख रहा हूं, 5,000, 3 से उड़ा देते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 80, क्लोजिंग 20, 80, 120, तो ये हो जाएगा 460। 460 यूज हो जाएगा। मटेरियल यूज 460। ग्रॉस पेरोल फॉर द मंथ वाज 2 मिलियन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल वाज 50% डायरेक्ट लेबर नहीं चाहिए, 20% इनडायरेक्ट लेबर, ये बस चाहिए हमें। अच्छा नहीं, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर सिर्फ चाहिए 50%। 1 मिलियन ये हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। 1 मिलियन मीन्स 460 जमा 1 मिलियन, तो 1,460 जो हो जाएगी वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी प्राइम कॉस्ट। इसी क्वेश्चन को उठा के रिक्वायरमेंट चेंज कर दी जाए तो कुछ और बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को उठा के कोई और रिक्वायरमेंट कर दी जाए तो कुछ और बन जाएगा।
अब मैन्युफैक्चरिंग, अब मैं तो जितने क्वेश्चन होंगे मैं तो करवाता जाऊंगा। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। असल तो चीज़ है कि आपने किया कि नहीं किया, स्टडी टेक्स्ट को देखा या नहीं देखा, कॉन्सेप्ट्स को देखा या नहीं देखा। कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो है, दैट इज की टू पास। देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट है लेकिन ना लगाएं तो अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट्स अभी स्ट्रॉन्ग करेंगे, आगे हेल्प होगी। अभी जान नहीं लगाएंगे तो फिर आगे कैसे काम करेंगे। जी बच्चों, बात क्लियर है। बुक मैंने आपको शेयर की हुई है, उसके अंदर से ये वाली क्वेश्चंस करें। आई क्या भी स्टडी टेक्स्ट के तो लाजमी करें। उसके बाद आगे पीछे थ्योरी वाले और मेरे वाले कर लें। ये तो बहुत आसानी हो जाएगी, आपको पेपर पास करना मुश्किल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि बच्चे जो थ्योरी है वो नहीं कर पाते, और एक दफा पढ़ने से नहीं होती है। तो एमसीक्यूज हर थ्योरी से रिलेटेड कोई चार चार पांच पांच छः छः सात सात दस दस एमसीक्यूज दिए हुए हैं। उसका उसके लिए, किस मकसद के लिए, वो इसी मकसद के लिए कि आप जो सी चीज पढ़ते हैं वो कम से कम अप्लाई तो कर सकें। अब ये बेस कर रहा है या तो कैलकुलेशन के ऊपर या जनरल के ऊपर। आपकी जो स्टडी टेक्स्ट में है उसमें तो बहुत हैवी हैवी क्वेश्चंस हैं, पुराने FAR 1 के बड़े हैवी किस्म के क्वेश्चंस वो इसमें डाले हुए हैं उन्होंने। लेकिन पेपर में तो नहीं पूछ सकता इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस, उसमें से कोई एका दुक्का हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्ट जरूर पूछ सकता है। आज इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह कोशिश करके इन्वेंटरी की रिवीजन करवाएंगे। क्योंकि मैं भी फेड अप हो चुका हूँ सुबह से काम कर करके, और आप तो पढ़ पढ़ के हो ही गए होंगे। पेपर कब है आपका? ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।